हाय एवरीवन, मैं हूं कुमार संजू सर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने आज के सेशन में। और आज का सेशन स्पेसिफिकली आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमारा जो जीआईसी इंग्लिश लेक्चर के लिए जो वैकेंसीज आई हुई हैं उनके लिए डेमो क्लास है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अब आपका जो टीचर बनने का सपना है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। क्योंकि प्री और प्लस मेंस जब हम क्वालिफाई करेंगे तब जा करके हमारा सपना ये पूरा होगा। तो आपको पता है कि भाई मेंस में जो है ऐसा नहीं है कि आप जो है एकदम ही यहाँ से गए और लिख दिया जा करके, ऐसा नहीं है। मेंस का लेवल अलग होता है, प्री का अलग अलग लेवल होता है। प्री में क्या है कि भाई ठीक है, हम एमसीक्यू इस टाइप का देखते हैं और कुछ हमारे गेस के आधार पर भी उसको हम एलिमिनेट करके सही कर लेते हैं। लेकिन मेंस में ऐसा कुछ नहीं चलता। मेंस में जिसके पास कंसेप्चुअल नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है, वही उसको वहाँ पर अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। तो मेंस लिखना एक अलग चीज़ है। इसके लिए क्या है कि अब ऐसा नहीं है कि जब आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर आप जो है मेंस की तैयारी करेंगे, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। अगर हम जीआईसी में अप्लाई कर रहे हैं और अगर हम जीआईसी में प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो फिर हमको आज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। प्री के साथ साथ में मेंस भी आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक में पढ़ते समय आपको ये क्लासिफाई करना है कि हमारे प्री के हिसाब से कौन से फैक्ट्स या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और मेंस के लिए हम क्या इसमें जो है आउटलाइन कर सकते हैं। आप कहीं पढ़ रहे हैं कोचिंग तो दैट्स वेरी गुड। अगर अपने आप पढ़ रहे हैं तो जो तरीका बता रहा हूँ उसके हिसाब से करना है। और बाकी हम आपको आज इस डेमो क्लास के माध्यम से बताएंगे कि हम आपको किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप में से कोई इच्छुक है हमारे बैच से ज्वाइन होना चाहता है, बैच को ज्वाइन करना चाहता है, वो 7887265377 पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकता है। और ये बैच हम शुरू कर रहे हैं 21 अगस्त से। 21 अगस्त से आपके 3 दिन का डेमो क्लासेस रहेगा। उसके बाद में फिर हम लोग पेड क्लासेस की तरफ मूव करेंगे। तो आज आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो हम पढ़ने वाले हैं उसको हम कैसे पढ़ाते हैं। जैसा यहाँ पढ़ाऊंगा वैसे ही आपको आपके क्लासेस में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो हमारा पोर्शन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, बायोग्राफी लिटरेरिया, जिसको सैमुअल टेलर कॉलेज ने लिखा है कि ये जीआईसी लेक्चरर में लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक पार्ट है। वैसे ही अपने आप में एक बहुत बड़ा वी कैन से टॉपिक है जिसको हम एक लेक्चर में जो है फिनिश नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें जितनी भी मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको एक वर्ड साइज व्यू में एक्सप्लेन करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ में। स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्राइमरी इमेजिनेशन की, सेकेंडरी इमेजिनेशन की और फैंसी की। इसको शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि क्या है। और बेसिक मतलब कंटेंट जो हमारे प्री के हिसाब से होगा, जो हमारा प्री ओरिएंटेड है वो मैं यहाँ पर फैक्ट्स लिखने वाला हूँ। वहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मेंस में जो आपको एक्सप्लेन करूंगा, अंदर जो बताऊंगा वो आपको लिखना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं बायोग्राफी लिटरेरिया की। बायोग्राफिया लिटरेरिया, ठीक है जी। अब इसमें आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहली बात आपको ये जान लेनी है कि हम सभी जानते हैं कि भैया जी ये 1817 में आपकी आती है, क्या होती है, पब्लिश होती है। अब ये ध्यान रखना, इसमें कितने वॉल्यूम्स होते हैं जब ये पब्लिश होती है, तो इसमें 2 वॉल्यूम्स हैं। और इसमें चैप्टर्स टोटल आपके कितने हैं, तो चैप्टर्स हमसे पूछा जाएगा। टोटल हमारे चैप्टर्स हैं 24, हमें याद रखना है। उसके बाद में याद रखना इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो टीजीटी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और जो जीआईसी के लिए उनके लिए तो है ही है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि 1800 और 1815 का ये जो 2 एडिशंस आपके आते हैं, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, ठीक है जी, उसको जो है क्रिटिक किया है, क्या उसमें अच्छा है और क्या उसमें खराब है। तो उसको हमारे सैमुअल टेलर कॉलेज महोदय जी ने अपने इसी वाले वर्क में बेसिकली क्रिटिसाइज किया है। उसमें ट्राई किया है कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। तो हम लोग जब अंदर पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि बेसिकली किन किन चीज़ों पर एसटी कॉलेज महोदय जी जो हैं वो एग्री करते हैं वर्ड्सवर्थ से, किस पर नहीं करते हैं। दूसरी बात आपको एक और इसमें फैक्ट आपको याद रखना है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
इसका एक जो है लेटर रिवाइज्ड एडिशन आता है 1847 में, ठीक है, ये लेटर एडिशन कह सकते हैं, लेटर एडिशन है। और इसमें आपको ध्यान रखना है क्या ऐड किया गया था, तो बेसिकली बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन थी जो ऐड की गई थी, बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। और बाकी इसमें आपको और एक चीज ध्यान रखनी है, बेसिकली ये बायोग्राफी लिटरेचर क्या है, तो हम यहाँ पर और लिख देना है पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1 पर आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि ये जो बायोग्राफी लिटरेचर है ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल, ठीक है, फिलोसॉफिकल क्रिटिकल टेक्स्ट है ये, ठीक है, क्रिटिकल टेक्स्ट है ये। अब आपको इसमें ध्यान रखना है, जिससे पूछ लीजिए कि सैमुअल टैयलर कॉलेज जो थे बेसिकली किस फिलोसफर से ज़्यादा प्रभावित थे, तो आपको याद रखना चाहिए जर्मन फिलोसफर थे कैंट और उसके बाद में स्लेलिंग, ठीक है, इन दो से ही काफ़ी ज़्यादा ये तो मतलब प्रभावित थे, तो वही फिलोसफिकल व्यूज जो है इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, चैप्टर नंबर, मैं यहाँ चैप्टर नंबर लिख दे रहा हूँ, मेन मैं चैप्टर बताऊंगा, 24 चैप्टर्स हैं इसमें, तो इसमें आपको बताना चाहिए चैप्टर नंबर, चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है, जो इनकी लाइफ रही है, लाइफ ऑफ क्रिस्ट हॉस्पिटल, उसके बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। अगला पॉइंट चैप्टर नंबर आपका जो 13 आएगा, यानी कि मैं पूरा लिख दे रहा हूं, यहां से समझिए, चैप्टर नंबर 12 से लेकर के 13 तक, ठीक है, इस वाले में इन्होंने जो है आपकी फैंसी एंड इमेजिनेशन के बारे में बताया है। अब इसमें जो है स्पेसिफिकली जो 13 चैप्टर है ये इन्होंने बताया है हमें इमेजिनेशन के बारे में, तो ये ध्यान रखना है हमको है, ये हमसे चैप्टर हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस चैप्टर में इन्होंने जो है इमेजिनेशन की बात की हुई है, तो चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसमें आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ चलो आगे बढ़ते हैं। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पॉइंट नंबर 4 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर जो 17 है, कितना, चैप्टर नंबर 17, उसमें आपको ध्यान देना जो डब्ल्यू आपके हैं वर्ड्सवर्थ महोदय का जो 2 एडिशंस थे, ठीक है, या फिर कहीं कहीं पर ये लिख करके आ जाए पोएम्स 1815, ठीक है, तब भी आपका आंसर सही रहेगा। ये वर्ड्सवर्थ के जो पोएम्स 1815 लिख के आ जाए कि भाई किसके अगेंस्ट में इन्होंने सैमुअल टैयलर ने लिखा था या किसके ऊपर लिखा था, तो पोएम्स 1815 ये शॉर्ट में दे रखा है, तभी आपको ये वाला आंसर टिक करना है। और वरना आपको पता ही 1800 एडिशन 1815 वाला एडिशन जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड का है वो आ जाएगा, तो उसको बेसिकली उन्होंने जज किया था कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ये बात समझ ले। तो डब्ल्यू का जो बेसिकली थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, ये आपको पता ही है, जो थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन है, ठीक है, उसके ऊपर जो है इन्होंने इसको रिव्यू किया था। तो डब्ल्यू थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन वाज रिव्यूड बाय EST कॉलरिज। अभी मैं आपको बस अभी थोड़ा सा आउटलाइन बता रहा हूँ, उसके बाद सीधे हम लोग पहुंचेंगे अपने कंटेंट की तरफ, ठीक, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर लो, पॉइंट नंबर 5, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि इनके जो व्यूज हैं पोइट्री पर, चैप्टर नंबर कितने में, 14 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एग्जाम में चैप्टर वाइज क्वेश्चन आएगा 110%, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो आप, ठीक है। लास्ट ईयर जो लोग हमारे साथ GIC में जुड़े थे, मैंने उनको बोला था कि इस बार पोइटिक्स से ये हमारे ये जो आपका दे रखा है ना, कथारसिस है ना, या फिर आपका परिपिशिया, ये सब एनाग्नोसिस, ये सब नहीं पूछेगा, हो सकता है कि इस बार चैप्टर वाइज आपसे पूछ लिया जाए। तो एकदम सेम डिक्टो जो मैंने बताया था वही पेपर में पूछा गया था,
तो इसलिए याद रखना है इस बार बायोग्राफी लिटरेरिया से। अब हम ये नहीं कहेंगे भैया जी जो है फाइनेंशियल इमेजिनेशन जो है थ्योरी किसने दी, ये सब अब आएगा तो सबको ही पता है। प्रश्न ये आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि इन विच चैप्टर ऑफ बायोग्राफी लिटरेरिया एसटी कॉलेज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन पोएट्री। तो ये ध्यान रखना है कितना, चैप्टर नंबर 14, और किस वाले चैप्टर में इन्होंने जो है पोएटिक डिक्शन के बारे में बोला है, तो आपको पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 17। ठीक है जी। और टोटल चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कितने हैं, 24 हैं। अब इसमें पोएट्री ऑफ डिक्शन मतलब इसमें क्या इन्होंने बात की होगी, तो आपको पता है ना कि इन्होंने बोला था कि भाई देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ वी कैन से डिफरेंट, देयर इज नो डिफरेंस इन वेदर इन मैट्रिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोज इन पोएट्री, प्रोज और इन पोएट्री। हाँ ऐसे बोला था उन्होंने वर्ड्सवर्थ महोदय जी ने, कि मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है मैट्रिकल कंपोजिशन को लेकर के, चाहे वो प्रोज या पोएट्री हो। तो इन्होंने माना ऐसा नहीं है। दूसरा क्या था कि आपको पता है कि इन्होंने रस्टिक लाइफ के बारे में बोला था और कॉमन लैंग्वेज के बारे में बोला था। तो इन्होंने क्या किया, हर जगह रस्टिक लैंग्वेज और कॉमन लैंग्वेज नहीं चलेगी, ऐसे जो है एक्सप्रेसिव चीजें की थी एसटी कॉलेज जी ने। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको क्या ध्यान देनी है, इसी वाले हम कह सकते हैं क्रिटिकल ट्रेटाइज में इन्होंने फैंसी और इमेजिनेशन की बात की थी, फैंसी की और इमेजिनेशन की। ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना आपका जो इमेजिनेशन है इसको इम्प्लास्टिक भी बोलते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया जी ये इम्प्लास्टिक टर्म जो है किसने दिया, तब भी आंसर हो जाएगा सैमुअल टेलर कॉलेज। याद रखना पेपर हमसे ये पूछेगा कि फैंसी एंड इमेजिनेशन मतलब ऐसे कौन से दो टर्म है जो कि एसटी कॉलेज ने क्वाइंट किए हैं, तो फैंसी एंड इमेजिनेशन हो जाएगा। फिर इम्प्लास्टिक पावर, इम्प्लास्टिक पावर पूरा लिख लो, इम्प्लास्टिक पावर का मतलब इमेजिनेटिव पावर। ठीक है। ये बात भी किसने बोली है, इन्हीं महोदय जी की है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी इमेजिनेशन है, ठीक है, जो हमारी इमेजिनेशन है वो क्या है और फैंसी क्या है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इमेजिनेशन की। तो यहाँ पर देखिए इमेजिनेशन की बात की जाए तो कॉलेज महोदय जी दो प्रकार की इमेजिनेशन बताते हैं। एक है प्राइमरी इमेजिनेशन और दूसरी आपकी है सेकेंडरी इमेजिनेशन। अब इन्होंने दो प्रकार की इमेजिनेशन बताई, तो बेसिकली दो प्रकार की इमेजिनेशन क्यों बताई है, क्या है इसमें कारण। तो यहाँ पर प्राइमरी इमेजिनेशन के बारे में हम कुछ की पॉइंट बता दे रहे हैं, उनको आपको समझना है। देखो ये जो प्राइमरी इमेजिनेशन जो आपकी है ये बेसिकली कॉमन टू ऑल, ये सबके पास होती है जो इमेजिनेशन होती है। दूसरी वाली बात क्या है, इट परसीव्स द थिंग्स एज इट इज इन द आउटर वर्ल्ड, इन द आउटर वर्ल्ड। ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, ये एक मैकेनिकल है, ठीक है, एंड डेकोरेटिव है। ठीक है। मतलब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ये पॉइंट फैंसी का है, सॉरी इसको फैंसी में लिखेंगे। फैंसी होती है मैकेनिकल और वो डेकोरेटिव। तो प्राइमरी इमेजिनेशन का मतलब इस ये बेसिकली सबके पास में होगी। और ये क्या करती है, ये कुछ भी, इट डज नॉट, इट डजंट इट डज नॉट रिक्रिएट। मतलब क्या है कि जो प्राइमरी इमेजिनेशन होती है बेसिकली ये हमारे और आपके पास सबके पास में होती है। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि भाई जैसी हम चीजों को देखते हैं बिल्कुल एज इट इज उसको हम वैसे ही मानते हैं। ये कुछ भी आपको यूनिफाई नहीं करती है, किसी भी चीज को फ्यूज नहीं करती है। ठीक है। ये क्या करती है, जैसे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा, उस ऑब्जेक्ट को एज इट इज बस उसके कलर को, उसकी इमेजेस को, बस और कुछ नहीं है। लेकिन जो ये सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है ये बेसिकली किसके पास में होती है, ये एक आर्टिस्टिक पावर है, आर्टिस्टिक पावर है ये। ठीक है। ये क्या करेगी, ये चीजों को फ्यूज करती है
एंड यूनिफाई करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और ये आपको पता ही है भैया जी, इट डिजॉल्व्स, डिफ्यूजेस एंड dissipates एंड देन रिक्रिएट्स। मतलब ये हुआ है कि भाई जैसे सपोज कीजिए आपने कोई माउंटेन देखा, समझिए, तो आपने जैसे माउंटेन देखा तो वहां पर काम क्या कर रहा है कि भी आपने माउंटेन देखा और माउंटेन आपने देखा कि भाई कितना बड़ा माउंटेन है, कितना सुंदर लग रहा है, कितनी गहराई है, तो वहां पर आपकी प्राइमरी इमेजिनेशन काम कर रही है। और उसको देख करके हमारे और आप जैसे कॉमन आदमी उसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। लेकिन वही अगर उस चीज को पोएट देखेगा तो पोएट के अंदर होता है सेकेंडरी इमेजिनेशन, जो है वहां पर उससे कहीं दूर का वो सोचेगा। वो सोचेगा कि शायद ये जो माउंटेन्स है बेसिकली ये वैली का कह सकते हैं लीडर है, और इसने सबको बेसिकली कवर किए हुए है कि नहीं, ये क्रेडल है। इस मतलब उसमें कुछ अलग ही प्रकार की चीजों को वो देखेगा। अब जैसे वर्षा होती है, रेन, तो रेन को हम लोग रेन को रेन ही मानेंगे, लेकिन अभी कोई पोएट हो तो वो वर्षा को बूंदों को कहीं बोलना कि भाई जी वर्षा की जो बूंदें हैं वो अमृत हो सकती हैं। ठीक है, जो वर्षा है बेसिकली वो एक प्योरिटी का सिंबल है, चेस्टिटी का सिंबल है, चीजों को प्यूरिफाई कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो वो सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात कर रहा है। और ये सब जो इमेजिनेशन है, तो प्राइमरी इमेजिनेशन कॉमन पीपल के लिए होती है, हमारे आपके लिए हम लोग केवल चीजों को देखते हैं और उसके बाद में वो चीज हमें कहाँ तक लीड लेके जाएगी, मतलब सेकेंड मीनिंग क्या उसका हो सकता है, उसकी तरफ हम लोग नहीं जाते हैं। उसकी तरफ कौन केवल जाता है? पोएट ही जा सकता है। बात समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि आपने कोई रेड कलर देखा, तो रेड कलर मतलब आपके लिए अट्रैक्शन हो सकता है, आपकी आई कैचिंग के लिए, मतलब एज अ आउटवर्डर उसका जो फॉर्म है वो अट्रैक्टिव आपको लग सकता है। लेकिन वही पोएट देखेगा तो पोएट बोलेगा कि ये डेंजर का निशान है। ठीक है ना? और बेसिकली ये फियरनेस का सिंबल है। वो इस तरीके से उसको थोड़ा सा मोल्ड करके वो यूज करेगा। तो सेकेंडरी इमेजिनेशन और प्राइमरी इमेजिनेशन बस इतना ही फर्क होता है। ये बेसिकली क्या करेगी, ये डिसॉल्व करती है, डिफ्यूज करती है, और चीजों को, किसी ऑब्जेक्ट को देखा उसको डिसॉल्व किया, फिर उसको डिफ्यूज किया, और फिर उसको अलग अलग करेगा और बाद में उससे एक नई चीज बनाएगा। ठीक है ना? ये आपका इमेजिनेशन का काम होता है। फैंसी जबकि क्या होती है? फैंसी बेसिकली फिक्सडीज एंड डिफिनिटीज होती है, वो एकदम फिक्स है, उसका भी आउट वर्ल्ड से केवल लेना देना है, बाकी इंटरनल चीजों से उससे कोई मतलब नहीं है। वो मैकेनिकल होती है, डेकोरेटिव होती है। ठीक है, वो किसी भी चीज को रिशेप नहीं करती है। जबकि इमेजिनेशन का काम क्या होता है, जो चीज आप देखेंगे बाद में उसी चीज से दूसरी चीज बना दी जाएगी। तो जब दूसरी चीज बन जाती है उसे हम बोलते हैं इमेजिनेशन, और कोई चीज ऐसी है तो फिर वो फैंसी कहलाएगी। चलिए इसको जानते हैं हम लोग डिटेल में, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बायोग्राफी लिटरेचर में सबसे पहला पॉइंट जो है कि हम बात करने वाले हैं कॉलेरिज व्यूज ऑन वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन, इसके बारे में बात करें, और बाद में हम लोग अपनी फैंसी इमेजिनेशन और जो पोएट्री के ऊपर व्यूज हैं या जो पोएट्स के ऊपर व्यूज हैं, इनके जो इन्होंने डेफिनेशन दी है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है एक एक पॉइंट। अब क्योंकि आपका यहाँ से मेंस में जो है ये मेंस ओरिएंटेड कंटेंट है, जो प्री ओरिएंटेड होगा उसको हम सर्कल करेंगे, उसको आपको ध्यान देना है, वहीं से एमसीक्यू टाइप में प्रश्न बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना भैया जी, तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड्सवर्थ का बेसिकली पोएटिक थ्योरी थी, यानी कि जो पोएटिक डिक्शन की थ्योरी थी, एज एक्सप्रेस्ड इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 1802 और 1815 जो एडिशन था उसको भी, ठीक है, वहां पर मिस है। तो इस पर जो उन्होंने बात की थी उसको लेकर के कॉलेज ने अपने व्यूज को जो है एक्सप्रेस किया हुआ है। तो वो क्या कहते हैं वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो वर्ड्सवर्थ ने पहले क्या बोला, तो वर्ड्सवर्थ को भी जब हम पहले समझेंगे तब जाकर के हम समझ पाएंगे कि कॉलेज महोदय जी ने क्या बात बोली है इनके पोएटिक डिक्शन को लेकर के, है कि नहीं, और क्या बात बोली है मतलब लैंग्वेज को लेकर के। तो जब हम कंपेरेटिवली चीजों को देखेंगे तब हम आंसर को बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हमको पता है कि वर्ड्सवर्थ महोदय जी ने कहा था कि लैंग्वेज जो भी पोएट्री की होगी वो बेसिकली लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन होनी चाहिए। ये हमने आपको शुरुआत में बताया था। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं हमारे वर्ड्सवर्थ महोदय जी। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जो रस्टिक लाइफ है प्रोवाइड्स द मोस्ट जीनियस इमोशंस एंड एक्सप्रेशन। इनके कहने का मतलब है कि जो भी अब आप पोएट्री वगैरह लिखे, पोएम्स लिखे हैं, उसमें बेसिकली रस्टिक लाइफ से एसोसिएटेड होना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि उसमें सबसे बेहतर हम जो हैं इमोशंस को
ठीक है, और एक्सप्रेशन को देख पाएंगे, जज कर पाएंगे, क्योंकि जो रस्टिक लाइफ होती है उसमें सबसे ज्यादा इमोशंस होते हैं और जेन्युइन इमोशंस होगा और एक्सप्रेशन होगा। ये दो बातें उन्होंने बोली। बाद में अगली बात क्या बोली, उन्होंने कहा कि देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड द मैट्रिकल कंपोजिशन। अब यार ध्यान रखना, इस बात को सुन करके एकदम गुस्सा से हो गए एसटी कॉलेज महोदय, यार मतलब तुमने कैसे कह दिया कि कोई डिफरेंस ही नहीं है लैंग्वेज ऑफ प्रोज में या फिर मैट्रिकल कंपोजिशन में, ऐसा थोड़ी होता है, प्रोज अलग है लैंग्वेज अलग है। तो इन तीन चीजों को लेकर के टेलर महोदय जी ने अपने व्यूज बताए थे। कुछ चीजों से इनसे एग्री भी थे और कुछ चीजों से एग्री नहीं थे। ठीक है, वो कौन कौन सी थी, तो कॉलेज के व्यू जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉलेज एग्रीड विद द सम ऑफ द स्प्लिट बट नॉट विद द थ्योरी। कुछ चीजों में एग्री थे, कुछ में नहीं थे। क्या था देखते हैं फटाफट। अब यहाँ पर ध्यान देना कि पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट्स कि कहाँ कहाँ पर कॉलेज महोदय जी एग्री थे। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना कि व्हाट आर दोज पॉइंट्स ऑन विच एसटी कॉलेज वाज एग्रीड विद वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, कॉलेज सपोर्टेड वर्ड्सवर्थ इन, कॉलेज ने सपोर्ट किया इन चीजों को लेकर के, क्या कि रिजेक्टिंग द आर्टिफिशियल इन्फ्लेटेड एंड गॉडी पोएटिक डिक्शन। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें पता है ये दोनों के दोनों बेसिकली रोमांटिक एरा के हैं। तो रोमांटिक एरा बेसिकली क्या था, एक टोटली वीकेंड से एक अलग ही प्रकार का एक चेंजेस जो है लेकर के आता है, क्योंकि न्यू क्लासिकल में बहुत ज्यादा जो है लाइसेंसुअसनेस, ब्यूटी, ठीक है, और बिट आयरनी, सटायर और आर्टिफिशियलिटी डिक्शन में कंसाइजनेस बहुत ज्यादा थी। तो उसमें क्या था, ज्यादा ज्यादा अर्बन और सोफिस्टिकेटेड जो पीपल थे उनकी लाइफ पर बताया जा रहा था। तो इन्होंने कहा कि यार मतलब ये मोरालिटी का तो ये आदमी दिमाग में भर दिया है, लिटरेचर का कोई मतलब ही नहीं रहा। अब आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा कोई आपको ज्ञान देने लगे, नैतिकता वाली बातें करने लगे तो हम इरिटेट होने लगते हैं। वैसे ही इन्होंने भी कहा कि ये इन्होंने अच्छा काम किया कि जो न्यू क्लासिकल एरा था उसकी जो आर्टिफिशियलिटी थी डिक्शन को लेकर के, उसको इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। इस बात से मैं एग्री हूँ। ठीक है, तो वैल्यूइंग ट्रुथ टू नेचर एंड सिंप्लिसिटी इन एक्सप्रेशन, इन्होंने नेचर को वैल्यू दी, ये भी अच्छी बात है, और एक्सप्रेशन में सिंप्लिसिटी लाए, ये भी अच्छी बात है। इन चीजों से एग्री थे। आगे, एप्रिशिएटिंग रस्टिक लाइफ फॉर इट्स सिंसियरिटी एंड क्लोजलेसनेस टू नेचुरल फीलिंग्स। रस्टिक लाइफ को भी जो है इन्होंने माना कि ठीक है, क्योंकि आप इनकी सिंसियरिटी को लेकर के और क्लोजनेस को लेकर के, जो नेचुरल फीलिंग्स हैं उनके साथ में आपने चीज़ों को दिखाया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और रस्टिक पीपल के साथ में सिंपैथी दोनों होने चाहिए। तो इन पॉइंट पर वो जो थे कॉलेज महोदय जी वो एग्री थे। अब वो पॉइंट पढ़िए जहां पर ये डिसएग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, बोलते हैं कि नहीं यार ये मतलब क्या ही है। तो एक एक पॉइंट समझिए कौन कौन चीजों पर एग्री थे। इन्होंने जो आर्टिफिशियल डिक्शन था न्यू क्लासिकल एरा का उसको डिस्कार्ड कर दिया। दूसरा, जो रस्टिक लाइफ थी उसको, उसकी सिंपलिसिटी को, उसकी सिंसियरिटी को अपने वर्क्स में दिखाया, ये अच्छी बात थी। उन्होंने पाया कि भाई जेन्युइन जो एक्सप्रेशन है वो और जो इमोशंस हैं वो हमको बेसिकली कॉमन पीपल में देखने को मिल सकती है। तो उन चीज़ों पर ये एग्री करते थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, अब वो चीज़ें जिस पर एग्री नहीं कर रहे हैं। तो नंबर एक, लैंग्वेज ऑफ रस्टिक नॉट ऑलवेज बी द बेस्ट। इन्होंने कहा कि हर समय अगर आप रस्टिक लैंग्वेज यूज करेंगे तो ये हर समय के लिए खराब है। हाँ, यूज होनी चाहिए लेकिन कहीं कहीं पर। अब सही बात है कि केवल भाई आपके वर्ग को जो है रस्टिक पीपल थोड़ी पढ़ेंगे, सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी के भी लोग पढ़ेंगे। अगर आप जैसे मान लो अभी कोई शहर वाला बंदा हमारी तरफ आ जाए, हम लोग गांव में बोलें क्या कर रहे हो, कहाँ जाते हो, तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो जहां पर जैसी जरूरत है वहां पर आप उस भाषा का यूज कीजिए, लेकिन आप अगर हर जगह वही करेंगे तो कहीं ना कहीं पर आपको क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इन्होंने कहा, क्या बोला कि रस्टिक लाइफ है जो ऑलवेज जो है वेस्ट नहीं है। पहला पॉइंट आपको नोट करना है। दूसरा, रस्टिक स्पीच मे बी नैरो, प्रोविंशियल एंड ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। बात है कि रस्टिक जो रस्टिक लैंग्वेज है वो बेसिकली एक तो नैरो हो सकती है, प्रोविंशियल हो सकती है, और दूसरा क्या है कि इसमें ग्रामेटिकली चीजें गलत हो सकती हैं। प्रोविंशियली मतलब एक पार्टिकुलर टेरिटरी, कोई क्षेत्र जहां पर वो पार्टिकुलर भाषा बोली जा रही हो सकता है वो भाषा दूसरी जगह ना बोली जा रही हो। तो अगर आप उस पर फोकस कर रहे हैं स्पेशली और उसी पर जोर दे रहे हैं तो फिर ये चीजें हम आपके साथ में बेसिकली नहीं खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट नहीं करते। आगे, नॉट ऑल रूरल एक्सप्रेशंस आर सूटेड टू पोएट्री। इन्होंने कहा कि आपने जितने भी रूरल एक्सप्रेशंस हैं उनको जगह दी, लेकिन सारे जो रूरल एक्सप्रेशंस हैं वो बेसिकली सूट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारों में ब्यूटी की कमी है,
ठीक है, रिदम की कमी है और यूनिवर्सैलिटी की कमी है। तो इस बात से जो है सैमुअल टेलर महोदय जी जो है वो बेसिकली अग्री नहीं थे। तो ये ध्यान रखना, जैसे आपसे आ जाए भैया जी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एस.टी. कॉलिंस एज अ लिटरेरी क्रिटिक ऑफ द रोमांटिक एरा। तो आपको एज अ क्रिटिक पूछा गया है, तो और भी इनके क्रिटिकल वर्क्स हैं, उनको भी आपको इसमें लेना है, इसको भी आपको लेना है। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए बायोग्राफी लिटरेरिया के रिलेशन में, तो फिर आपको ये सारे पॉइंट्स वन बाय वन आपको प्रेजेंट करने हैं। आपको क्लासिफाई करना है कि भाई बायोग्राफी लिटरेरिया में एस.टी. कॉलेज महोदय हैज फोकस्ड ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, राइट। तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, तो जैसे इन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताया, ठीक है, रिलीजन के बारे में भी इसमें उन्होंने बताया, फिर पोइट्री पर भी इन्होंने व्यूज दिए, फिर इन्होंने जो है ये आपका वर्ड्सवर्थ के डिक्शन को लेकर भी बात की, पोइट के बारे में भी बताया। तो क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज चीजों को पहले डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देना है और बाद में फिर एक एक चीज को इनहेंस करना है। जैसे यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है, अब कहा है कि नो आइडेंटिटी बिटवीन द प्रोज एंड पोएट्री। प्रोज एंड पोएट्री में कोई जो है बेसिकली सेम चीज नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। और ये कहते हैं कॉलिंस ने आर्ग्यू किया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पोएटिक एंड अ प्रोज लैंग्वेज। उन्होंने कहा था वर्ड्सवर्थ महोदय जी ने कि भैया जी देयर इज नो डिफरेंस, है ना, बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोएट्री, लेकिन ये कह रहे हैं है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये एग्री नहीं करते हैं, इन पॉइंट को आपको ध्यान देना है। अब आपको ध्यान देना है, इन्होंने कहा कि पोएट्री यूजेस मैट्रिकल अरेंजमेंट, सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स फॉर अ म्यूजिकल एंड इमोशनल इफेक्ट। इन्होंने कहा कि देखो जो पोएट्री होती है बेसिकली हम सभी जानते हैं कि भाई उसमें मैट्रिकल कंपोजिशन होता है, रिदम होता है, मीटर होता है, ठीक है, एक पार्टिकुलर सिलेक्शन स्टेंजा फॉर्म होती है, ठीक है, और उसमें वर्ड्स पर्टिकुलरली जो है इस प्रकार से अरेंजमेंट किए जाते हैं ताकि उनमें जो है म्यूजिक बन सके, मतलब रिदम बन सके। और उससे क्या हो सकता है कि ताकि जब वो कोई इस पोएम को पढ़े तो उसके ऊपर इमोशनल इफेक्ट पड़ सके। तो इतनी चीजें होती हैं, जबकि प्रोज क्या होती है, डज नॉट नेसेसरली एम फॉर, प्रोज इसके लिए बनी नहीं होती, सीधे सीधे वो स्टेट करती है, ये एस्थेटिक ब्यूटी प्रोवाइड कराती है, प्रोज एस्थेटिक ब्यूटी प्रोवाइड नहीं कराती है। प्रोज बेसिकली मॉरल पर्पज के लिए होती है, पोएट्री क्या है, इमेजिनेशन है, जबकि प्रोज क्या है, वो बेसिकली कॉमन स्पीच होती है। इमेजिनेटिव शेपिंग पावर ऑफ द पोएट ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी लैंग्वेज। अब पोएट्री में क्या होता है भाई, पोएट के पास इमेजिनेटिव पावर होता है जिससे जितनी भी ऑर्डिनरी चीजें होती हैं उनको एक अलग ही दिशा में वो लेकर के जाते हैं, एक अलग तरीके से उनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ऑर्डिनरी चीजों को। गुड पोएट्री इज नॉट सिंपली रस्टिक लैंग्वेज इन वर्ड्स। अच्छी पोएट्री जो बेसिकली वो सिंपली रस्टिक लैंग्वेज में नहीं हो सकती, बट रस्टिक लैंग्वेज रिफाइंड बाय द पोएट्स आर्ट। इसीलिए याद रखना, इन्होंने कहा कि रस्टिक लैंग्वेज जो है बेसिकली वो रिफाइंड की जाती है पोएट के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान देना, एक चीज बता रहा हूं, आपने नाम सुना होगा फैमिलियर टू अनफैमिलियर, ठीक है, और अनफैमिलियर टू फैमिलियर। ये क्या है, तो देखो जो अनफैमिलियर टू फैमिलियर है ये आपके विलियम वर्ड्सवर्थ से एसोसिएटेड है, और फैमिलियर टू अनफैमिलियर है ये आपके एस.टी. कॉलरिज से। ये हमसे प्रश्न आ सकता है। अब बेसिकली ये फैमिलियर टू अनफैमिलियर क्या है, अनफैमिलियर टू फैमिलियर मतलब समझिए, जैसे जो लैंग्वेज थी रस्टी पीपल की उसको कौन ही जानेगा, कोई नहीं जानता है, लेकिन वर्ड्सवर्थ महोदय जी ने क्या करा कि भाई उस रस्टिक लैंग्वेज को और जो कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज थी उसको इतना ज्यादा फोर्स किया कि पूरे के पूरे यूरोप में और पूरे वर्ल्ड में उस चीज को जो है फैला दिया। नहीं बात समझ में आई, जैसे आपने शिवानी का नाम सुना होगा, वो अपनी देसी भाषा यूज करती है जिसको कोई जानता भी नहीं था, लेकिन वो इस तरीके से फेमस हो गई है, तो आज वो जो उसकी लोकल लैंग्वेज है वो पूरे इंडिया लेवल पर उस भाषा को सभी पहचान रहे हैं और जान रहे हैं। तो शिवानी ने क्या किया, जो अनफैमिलियर लैंग्वेज थी उसको फैमिलियर कर दिया, और ये कॉलेज महोदय जी जो है वो फैमिलियर को अनफैमिलियर कर रहे हैं, बोलते हैं कि भाई फैमिलियर जो है उसको अनफैमिलियर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब चॉइस ऑफ वर्ड्स इज डेलिबरेट, पोएटिक डिक्शन मस्ट बी प्यूरिफाइड, एलिवेटेड एंड हार्मोनाइज्ड
इट कैन नॉट बी वर्बेटम ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एवरीडे कन्वर्सेशन। इन्होंने कहा कि जो पोएटिक डिक्शन है वो बेसिकली प्योरीफाइड होना चाहिए, उसमें एवरीडे कन्वर्सेशन आप जो है मत डालिए। ठीक है, इस चीज को लेकर के इन्होंने बात की थी। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब कॉलिन्स डेफिनेशन ऑफ पोएटिक लैंग्वेज, पोएटिक लैंग्वेज इनके हिसाब से क्या होनी चाहिए, तो ये ध्यान देते हैं। इन्होंने कहा देखो पोएट्री जो होती है, पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स ना, पोएट्री इज द बेस्ट ऑर्डर ऑफ बेस्ट वर्ड्स। क्या बोला इन्होंने कि पोएट्री जो बेसिकली है इज द बेस्ट ऑर्डर ऑफ बेस्ट वर्ड्स। इन्होंने पोएट्री जो है वो बेस्ट ऑर्डर है बेस्ट वर्ड्स का, ये इन्होंने कहा है कॉलेज महोदय जी ने, तो वही लिखा है कि पोएटिक लैंग्वेज इज अ सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट वर्ड्स इन देयर प्रॉपर अरेंजमेंट। पोएटिक लैंग्वेज क्या होती है, यानी कि जो पोएट्री बेसिकली है वो क्या है, वो इन्होंने बताया कि सिलेक्शन है बेस्ट वर्ड्स का, और जो प्रॉपर अरेंजमेंट जिनका हुआ हो, जो प्रॉपर ऑर्डर में लगे हो, वही आपकी पोएट्री होती है, यानी कि पोएटिक लैंग्वेज होती है। इट शुड बी नेचुरल बट आल्सो आर्टफुली कंपोज टू प्रोड्यूस अ प्लेजर। तो बेसिकली आपको पता ही है कि भाई पोएट्री क्या होती है, पोएट्री एस्थेटिक प्लेजर देती है। ठीक है, इंस्ट्रक्ट करने के लिए होती है, डिराइड करने के लिए होती है। चाहे आपके अरिस्टोटल महोदय हों, चाहे फिर आपके प्लेटो महोदय जी हों, चाहे फिर आपके जो है सिडनी महोदय जी हों, चाहे आपके शैली महोदय जी हों, सब ने ये बोला कि पोएट्री इंस्ट्रक्ट करती है, डिराइड करती है। वही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जो पोएट्री है बेसिकली नेचुरल होनी चाहिए और इस तरीके से होनी चाहिए जिससे वो प्लेजर को प्रोड्यूस कर सके। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। पोएट्री शार्म लाई इन इमेजिनेशन, रिदम एंड म्यूजिकलिटी, नॉट मेयरली इन प्लेननेस। तो प्रोज जो होती है बेसिकली वो आपकी कैसी होती है, वो प्लेनलेस होती है, जबकि पोएट्री आपकी कैसी होती है, उसमें इमेजिनेटिव पावर होगा, उसमें रिदम होगी, उसमें म्यूजिक होगी। ठीक है, वो उसमें सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होगा जो कि प्रॉपर ऑर्डर में होंगे। अब इसमें एग्जांपल एप्लीकेशन देखिए, जैसे कॉलेज पॉइंटेड आउट दैट सम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम, जैसे कि माइकल ब्रदर्स सक्सेसफुली अचीव दिस रिफाइंड सिंपलिसिटी। तो ये बात भी याद रखनी है, यहाँ पर एक पॉइंट है कि ऐसी कौन कौन सी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है जिनको एसटी कॉलेज जी ने बायोग्राफी लिटरेचर में प्रेज किया हुआ है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो कि ये अपनी रिफाइंड सिंपलिसिटी के लिए जाने जाती है। तो एक प्रश्न अगर ये बना दिया जाए कि व्हाट आर दोज पोएम्स अकॉर्डिंग टू एसटी कॉलेज, what are those poems of William Wordsworth according to S.T. Collins which are known for their refined simplicity। जो वर्ड्सवर्थ की ऐसी कौन सी दो पोएम्स हैं जो रिफाइंड सिंपलिसिटी के लिए जानी जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा माइकल हमारा, और दूसरा हमारा हो जाएगा ब्रदर्स। जबकि ध्यान देना, हाउएवर इन अदर केसेस, जैसे कि जो इडियट बॉय है, ठीक है, गॉडी ब्लैक है, द टू लिटरल अडॉप्शंस ऑफ रस्टिक स्पीच रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ डिग्निटी एंड पोएटिक क्वालिटी। तो इन दो में माना है कि यार इनके अंदर मतलब लॉस ऑफ डिग्निटी और पोएटिक इसमें क्वालिटी नहीं है। तो इन दो के बारे में यहाँ पर बताया है, ये भी हमें नाम याद रखने हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो परफेक्ट है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना एकदम ही ना भूलें, क्योंकि ये जो टॉपिक है एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और जिसको डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। आप खुद भी पढ़ के देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। केवल अभी तक आपको यही पता होगा कि भाई इसमें फैंसी और इमेजिनेशनल टर्म किसने दिया। ठीक है ना, तो केवल टर्म ही से काम नहीं चलता है। अब आपको लिखना है, लिखने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट नहीं है तो फिर आप क्या लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा पेज लिख पाएंगे, उससे ज़्यादा आप क्या कर पाएँ। और आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा 200-250 वर्ड में, तो हम कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से कंटेंट का होना जरूरी है। उसमें हमें पता होना चाहिए कि इस वाले वर्ग में क्या क्या बात बोली गई है, किन किन पर फोकस किया गया है। तो जब आपको ये पता होगा तब आप चीज़ों को सही से कोरिलेट करके लिख पाएंगे। और ये चीज़ कहाँ मिलेगी आपको, या तो खुद इतनी मेहनत कीजिए या फिर किसी टीचर की हेल्प लीजिए जो आपको गाइड करने वाला हो। तो हम आपको जैसा बताए शुरुआत में कि हम 21 अगस्त से एक नया बैच शुरू कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर का, जिसमें प्री कम मेंस का मटेरियल जो है बेसिकली प्रोवाइड कराया जाएगा। उसमें पर्सनल गाइडेंस, ठीक है, पर्सनल क्वेरीज, और प्री के लिए डेली क्विजेस हम कराएंगे आपको। शाम को जो सेशन लेंगे उसका अगले दिन उसी का टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज होगा। ठीक है, आपको पीडीएफ फाइल्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। तो सारे आपके जो डाउट्स हैं उसको भी क्लियर किया जाएगा। जैसे आपका मेंस आएगा, मेंस में आपको हम प्रैक्टिस भी लगातार कराते रहेंगे। उसके बाद आपको मॉडल आंसर्स भी देंगे, ताकि जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाएं आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये लिटरेचर की बात कर रहा हूँ मैं, लिटरेचर में सारा सब कुछ
प्रॉपर वे में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट, ये बेसिकली बहुत लेंदी है। तो कॉलेज का अब जो है थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन की बात करते हैं, देखते हैं जो कि शुरुआत में बताया। तो ये कर मैंने बता ही दिया था भाई, कोई मतलब ये क्या है। तो थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन क्या है, तो इसमें डेवलप्ड इन बायोग्राफी लिटरेचर में बताया गया है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश। इसमें जो है इट ब्लेंड्स साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड एस्थेटिक, ये सब मैंने बात ऊपर बता दी थी। सीधे हम लोग चलेंगे अपने पॉइंट की तरफ। प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन में शुरुआत में बताया दो प्रकार की। तो ये बेसिकली प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है, ये लिविंग पावर ऑफ ह्यूमन परसेप्शन है। ये ध्यान देना, ये लिविंग पावर होता है हमारे और आपके देखने का जीता जागता नजरिया। द फाइनाइट माइंड्स रिपीटेशन ऑफ द इनफाइनाइट एक्ट ऑफ क्रिएशन। मतलब जो हमारा फाइनाइट माइंड है, बात समझना, अभी इसमें आएगा इनफाइनाइट IM। तो यहाँ पर ध्यान देना, देखो जब फाइनाइट माइंड यानी कि हमारा और आपका जो दिमाग है वो रिपीटेशन है ऑफ द इनफाइनाइट एक्शन ऑफ क्रिएशन। मतलब जो ये अनंत क्रिएशन देख रहे हैं, जो ईश्वर के द्वारा जो चीजों का जो बेसिकली कह सकते हैं जो विस्तार किया गया है, ठीक है, उन चीजों को हम कैसे देखते हैं, एज इट इज जैसे देखते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया, बस इमेजिनेशन वही है, ठीक है ना। ये हमारा और आपका एक ह्यूमन परसेप्शन है, सबके पास में ये चीज आपको मिलेगी, लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन सबके पास में नहीं है। तो यहाँ देखिए ये क्या करती है, शेप्स एंड ऑर्गेनाइज सेंसरी इंप्रेशन इनटू अ कोहेरेंट वर्ल्ड। फैंसी क्या करेगी, फैंसी ना तो यूनिफाई करेगी ना तो फ्यूज करेगी। इमेजिनेशन आपकी जो भी होंगी, चाहे प्राइमरी और सेकेंडरी, ये क्या करेगी, ये शेप करेगी और ऑर्गेनाइज करेगी। ये ध्यान देना है, ठीक है। किसको करेगी, जो हमारे सेंसरी इंप्रेशंस हैं, और उसके बाद में किसमें, इनटू अ कोहेरेंट वर्ल्ड। जो आप बाहरी का संसार जो देख रहे हैं उसके साथ में हमने किसी चीज को देखा, किसी शेप को देखा, फिर उसके थॉट्स को ऑर्गेनाइज किया कि संसार में इससे एसोसिएटेड और भी चीजें हो सकती हैं। फिर क्या होगा, करेगा, यूनिवर्सल ह्यूमन फैकल्टी है, एवरीवन पोजेस इट। तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी इमेजिनेशन जो है सबके पास में होगा, ये बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या बना जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्राइमरी इमेजिनेशन। तो नंबर 1 क्या होगा कि भैया जी क्या करेगी, ये क्या है कि इट इज द लिविंग पावर ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। ये एक ऑप्शन ये हो गया। ऑप्शन बी, इट शेप्स एंड ऑर्गेनाइज अ सेंसरी इंप्रेशन, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3, प्राइमरी इमेजिनेशन पोजेस्ड बाय ऑल, ऑप्शन नंबर 3। अब ये बता जाएगा, इट इज अ काइंड ऑफ फिक्सिटीज एंड डिफिनिटीज। तो फिक्सिटीज एंड डिफिनिटीज बेसिकली ये फैंसी के बारे में होता है। ये फैंसी इसमें कुछ भी नहीं करेगी, केवल मैकेनिकल है, डेकोरेटिव है, उसमें कुछ भी नया नहीं होने वाला है, जैसा है वैसा है, ठीक है। तो ये चौथा वाला आंसर गलत हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है कि हाउ वी परसीव अ लैंडस्केप, आवर माइंड एक्टिवली यूनिफाइज कलर, शेप्स एंड सेंसेशन इनटू अ सिंगल विजन। तो एग्जाम्पल बताया गया है कि किसी भी लैंड को आप किस प्रकार से देख रहे हैं। तो ये आपका माइंड है। जैसे क्या बताऊं मैं आपको, जैसे मान लो एक पेन आपके पास में, तो अब मैंने पेन दिया, कुछ लोग केवल इसको पेन देख रहे होंगे, कुछ लोगों ने देखा होगा कि पेन की विड्थ क्या है, लेंथ क्या है, इसका कलर क्या है, ठीक है ना। तो इसके जो अलग अलग शेप्स आपने देखे, उसको आपने क्या किया, एक ऑर्गेनाइज किया। अब आपने इसको जो है ऑर्गेनाइज कर लिया, करने के बाद में अब इससे आप जब सेकेंडरी इमेजिनेशन लगाएं, जब आप पोएट होंगे, राइटर होंगे, या फिर हम कह सकते हैं पत्रकार हैं आप, तो आप कहेंगे कि भाई ये जो पेन है इसकी कीमत बहुत होती है, ये पत्रकार के लिए एक तलवार है। तो ये तलवार वाला हिसाब किताब सिर्फ पोएटिक माइंड के अंदर में ही आएगा, ठीक है। और बाकी हमारे आप जैसे कॉमन लोग इसको केवल पेन समझेंगे, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर एग्जाम्पल में। आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात करते हैं। तो सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है, बेसिकली प्राइमरी इमेजिनेशन का इको है, ठीक है। और एक आर्टिस्टिक फैकल्टी होती है, याद रखना। एक पॉइंट ये हो गया, ये क्या करती है, डिसॉल्व करेगी, डिफ्यूज करेगी एंड रिक्रिएट्स करती है। डिसॉल्व, डिफ्यूज एंड डिसिपेट्स एंड देन रिक्रिएट्स, ठीक। तो ये 3 वर्ड याद रखने हैं। डिसॉल्व करेगी, डिसिपेट करेगी, और डिफ्यूज करेगी, डिसिपेट करेगी, और देन रिक्रिएट्स रियलिटी इन अ न्यू फॉर्म। उससे क्या बनेगा, एक नया फॉर्म बनेगा। पॉइंट नंबर 2, वर्क्स विद द कॉन्शियस विल एंड हायर इंटेंसिटी देन प्राइमरी इमेजिनेशन। मतलब सीधी सी बात है, इसमें हायर इंटेंसिटी होगी प्राइमरी से काफी ज्यादा। एंड ट्रांसफॉर्म्स रॉ एक्सपीरियंस इनटू आर्ट,
इसमें कोई चीज आपने देखी, रॉ मटेरियल देखा, उसको आप एक नई आर्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ये सेकेंडरी इमेजिनेशन हो गई। जैसे ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ पोएट टेक्स अ रियल सनसेट एंड रिसेव्स इट इनटू अ सिंबॉलिक और इमोशनल इमेज। जैसे हमने और आपने देखा सनसेट होते हुए, तो हम और आप एक आम आदमी है तो हम केवल सनसेट देखेंगे, मतलब समझ रहे हैं। आपने अल्फ्रेड टेनिसन को पढ़ा होगा, क्रॉसिंग द वार। तो वहां पर क्रॉसिंग द वार आप समझ रहे हैं, मतलब एक जहाज है जो अब जो है एक शाखा को, एक बाधा को पार कर रहा है। तो वहां हम और आप देखेंगे एक जहाज केवल बस जो है बस किसी चीज को क्रॉस कर रहा है, लेकिन वहां पर क्रॉसिंग द वार का मतलब है क्या, कि व्यक्ति जो है अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जो है गुजर रहा है। द कर्फ्यू, क्या लिखा था उसमें, द कर्फ्यू टेल्स बेल्स करके जो लाइन है, थॉमस एलिजन कंट्री चैज में है ना, नेल ऑफ अ पार्टिंग डे, द कर्फ्यू टेल्स द नेल ऑफ अ पार्टिंग डे। हाँ, तो मतलब जो चर्च की घंटी बज रही है, अब वैसे तो चर्च की घंटी बज रही हो सकता है प्रेयर के लिए हो, लेकिन वहां पर पोइट कर रहा है चर्च की घंटी बज रही है, इसका मतलब है शाम होने वाली है। तो घंटी बजना आपने देखा, उसको समझा, तो ये घंटी है, घंटी छोटी है बड़ी है, कहाँ पर बंधी है, कितनी ऊंचाई पर, कितनी नीचे है, तो आपने उस स्टेप्स को देखा और ऑर्गेनाइज किया कि हाँ भाई ये घंटी है। तेज आवाज इसलिए आ रही क्योंकि ये बड़ी घंटी है, लेकिन पोइट होगा वो उसका अलग मीन निकालेगा कि घंटी हो सकता है किसी घंटी जहाँ पर लगाई गई हो सकता है कोई डेंजर हो तब बजाई जाती हो, या फिर इसलिए लगाई गई हो कि शायद डे शुरू हो रहा है या डे समाप्त हो रहा है, उसको बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए लगाई हो, तो पोइट उसको देखेगा। सनसेट मतलब हम लोग केवल देख रहे हैं कि जो है सूर्य छिप रहा है, हो सकता है कभी कहे कि ये किसी के जीवन का जो है ना, अंत होने वाला हो, तो पोइट क्या करेगा, उसको अलग तरीके से सिंबल्स लगा करके चीजों को एक्सपेंड कर देता है, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी इमेजिनेशन। गला दर्द करने लगता है। फैंसी क्या है, फैंसी मैंने बताया था बेसिकली एक मैकेनिकल, ठीक है, प्रोसेस होती है। ये क्या करती है, कंबाइनिंग इमेजेस, ऑपरेट्स बाय मेमोरी एंड एसोसिएशन रादर देन ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म नहीं करेगी, ये क्या करेगी, कोई भी इमेज होगी उसको कंबाइन करेगी, ठीक है, ऑपरेट बाय मेमोरी एंड एसोसिएशन। और हमारी कोई हमने चीज देखी, समझना, तो कोई चीज देखकर हम बोलेंगे यार हाँ ऐसी चीज तो हमने यहाँ भी देखी थी, लेकिन ये उस चीज को देख करके कोई नई चीज क्रिएट नहीं होगी जो सेकेंडरी इमेजिनेशन में होता है। तो ये जैसी है उसी चीज को देख करके कोई दूसरी चीज आप रिमाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस चीज को क्या करेगी, एसोसिएट करेगी, ये फैंसी। दूसरे क्या है, ये डेकोरेटिव होती है, क्रिएटिव नहीं होती है। सेकेंडरी इमेजिनेशन क्रिएटिव होती है, इमेजिनेशन क्रिएटिव ही होती है। तो ये डेकोरेटिव होगी, बता दिया मैंने। ये क्या करेगी, रीअरेंज एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स विदाउट जनरेटिंग न्यू मीनिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो चीज पहले से ही होगी, ठीक है, उनको केवल रीअरेंज करेगी, बल्कि उसमें कुछ नया नहीं ऐड करेगी। फैंसी की बात कर रहा हूं, इसीलिए इसको बोला गया है फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज, क्योंकि ये फिक्स है और डेफिनेट है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज इज एसोसिएटेड विद व्हाट, फैंसी। ठीक, एग्जांपल है जैसे अ क्लेवर मेटाफोर दैट इज विटी बट डजंट डिपेंड्स द मीनिंग, मतलब इसमें कोई सिमिली वगैरह लगा दी जाएगी, ठीक है ना, जैसे क्लाउड्स आर लाइक सिल्वर कॉइन, मतलब जो चीज दिख रही है उसकी तुलना किसी जो बिल्कुल वैसे सिल्वर समझिए, समझिए जैसे क्लाउड मैंने बोल दिया, क्लाउड को मैंने वोलन से कर दिया या फिर कॉटन से कर दिया, क्लाउड का कंपैरिजन मैंने कर दिया कॉटन से। क्लाउड कैसा होता है, व्हाइट होता है, कॉटन कैसा होता है, व्हाइट होता है। अब बस जस्ट एक इमेज कर दिया, इसकी जैसी कोई चीज दिखी मैंने एसोसिएट कर दी और मैंने बता दी कि इसकी जैसी एक और भी चीज होती है, ऊन भी बिल्कुल वैसी होती है, लेकिन आपने उस चीज को देख करके कोई दूसरी चीज नहीं बनाई। बात समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो अ मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग इमेजेस, इमेज को कंबाइन करेगी, ऑपरेट करेगी बाय मेमोरी, मेमोरी के थ्रू उस चीज को ऑपरेट करेगी, एंड एसोसिएट, और एसोसिएट करेगी अगर कोई भी चीज वैसी है। लेकिन उससे आप अगर कोई दूसरी चीज बना रहे हैं, किसी आकृति को देख करके कोई दूसरी चीज आपके दिमाग में बन रही है, तो आप समझिए, जैसे आप समझिए, मैं आपको बेहतरीन एग्जाम्पल बताता हूं। साउथ मूवी में एक डॉन हुआ करता था, जो हालांकि अभी उनकी डेथ हो गई है, उनका नाम मुझे याद नहीं है,
तो हमारे जो आदरणीय अमित शाह महोदय जी हैं उनके जैसे लगते हैं, तो अमित शाह जी को देख करके हमको उनकी याद आ जाती है। तो इससे हमने क्या किया, दूसरी तरफ मूव करा, लेकिन कोई नई चीज नहीं बनाई, क्योंकि उनके जैसे वहां पर है तो उनका केवल हमने वहां पर क्या किया, कंपेरिजन किया है। वैसे यहाँ पर भी है, इन दोनों का कलर सेम है। आपने देखा कि अच्छा क्लाउड्स क्लाउड्स सफेद होते हैं, तो इसके जैसे सफेद कौन चीज है जो बिल्कुल वैसे लगे, अच्छा हाँ कॉटन, कॉटन भी अलग अलग सफेद होती है और बिल्कुल वैसे बादल जैसी दिखती है। बस, तो ये फैंसी है, इसमें कुछ नया नहीं, फिक्स ही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं बस। चलो ये तो छोड़ो, हमने बोल दिया ना कि जर्मन आइडियलिज्म से उससे काफी ज्यादा ये प्रभावित है, केंट से, ठीक है, और उसमें कुछ नहीं है। इनके हिसाब से जो है पोइट्री के बारे में हम लोग देख चुके हैं, इनका क्या कहना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ नंबर 14 में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए सीधा प्रश्न आएगा आपके प्री में, इसलिए इसको खा जाओ चबा जाओ निकल जाओ। लल्ला ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी फंस जाएगी सीढ़ी, और फिर वहां बैठे बैठे ऐसा करोगे, यार ये लाइन किसने बोली, ये लाइन किसने बोली। इसीलिए याद रखो, ये बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा है कि पोएट्री जो होती है दैट स्पेसीज ऑफ कंपोजिशन, पोएट्री इज द स्पेसीज ऑफ कंपोजिशन, बस इतना याद कर लो एक ये पॉइंट। तो ये किसने बोला है, ये हमारे एस.टी. कॉलेज महोदय जी ने बोला है, ध्यान रखना। विच इज अपोज टू वर्क ऑफ साइंस, पोएट्री क्या करती है, ये साइंस को करती है अपोज, ठीक है, क्योंकि साइंस किस पर बात करती है, ट्रुथ पर, जबकि पोएट्री ट्रुथ पर बात नहीं करती, बात करती है प्लेजर पर। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि पोएट्री इज डिस्टिंग्विश्ड बाय ऑर्गेनिक यूनिटी, इसमें एक ऑर्गेनिक यूनिटी होती है, ठीक। और ये बेसिकली इसका एम क्या है, प्लेजर देना, ठीक है। हाँ, तो पोएट्री मतलब इनके हिसाब से पोएट्री, ये ध्यान रखना, पोएट्री में और पोएम में उन्होंने अंतर बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना क्या है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया जी पोएट्री और पोएम में अंतर किसने बताया है, हु डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन पोएट्री एंड पोएम। तो याद रखना कॉलेज महोदय जी। अब पोएट्री क्या है और पोएम क्या है उसको समझ लो बेहतरीन तरीके से। इन्होंने कहा कि पोएट्री होती है द इसेंस और अ क्वालिटी दैट कैन अपीयर इन एनी मीडियम इवन प्रोज। पोएट्री उन्होंने बताया कि बेसिकली एक इसेंस है, क्वालिटी है जो कि अपीयर हो सकती है प्रोज में भी और पोएट्री में भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पोएट्री को देखा। अब कॉलेज महोदय जी के से कॉलेज महोदय जी के हिसाब से पोएम बेसिकली क्या है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। इनके हिसाब से है कि अ वर्क कंपोज्ड विद द इंटेंशन ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेजर थ्रू द मीटर राइम एंड इमेजिनेटिव लैंग्वेज इज कॉल्ड पोएम। तो ध्यान रखना इनके हिसाब से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोएट्री एंड पोएम। पोएट्री बेसिकली क्या होती है, वो एक क्वालिटी है, एक इसेंस है जो किसी भी मीडियम में हो सकता है, चाहे वो प्रोज हो या फिर वो पोएट्री हो। लेकिन पोएम जो हो सकती है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ कंपोज किया जाता है, और कहा गया इंटेंशन ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेजर, इसके लिए प्लेजर के लिए, और जिसमें मीटर होना चाहिए, अगर राइम है और इमेजिनेटिव लैंग्वेज है तो फिर वो पोएम है। तो ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पोएट्री के एलिमेंट्स क्या हैं कॉलेज महोदय जी के हिसाब से, तो मेन में फटाफट इसमें ट्रुथ होना चाहिए और प्लेजर होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, इट इज द रिजल्ट ऑफ द सेकेंडरी इमेजिनेशन, ठीक। इट रिक्वायर्स बोथ इमेजिनेशन, मतलब दोनों प्रकार की इमेजिनेशन होनी चाहिए, ठीक। मेन पॉइंट फटाफट। अब इनके हिसाब से जो है बेसिकली पोएट क्या है, तो मैंने अभी बताया था भाई पोएट के बारे में जानना जरूरी है। तो ये बोलते हैं देखो, द पोएट इज द पर्सन विद अ ग्रेटर इमेजिनेटिव पावर। पोएट कौन है, जिसके पास इमेजिनेटिव पावर है, पॉइंट नंबर 1, एंड स्ट्रॉन्गर सेंसिबिलिटी देन एवरेज। बात समझिए, इनके अंदर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 2 पोएट के अंदर, ठीक। पॉइंट नंबर 3, a poet must have the ability to transform the raw experience into art. It's a quality number 3. ये पॉइंट है। चौथा है द पोएट्स माइंड फ्यूजेस थॉट एंड फीलिंग इनटू एन ऑर्गेनिक होल। तो याद है ना, जो पोएट होता है वो उसमें बेसिकली ऑर्गेनिक एज अ होल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी छोटे छोटे चीजें आपने देखे, कोई थॉट देखा, उसको क्या करना है एक ऑर्गेनिक होल में, मतलब एक आकृति बना देनी कंप्लीट, ठीक। वो काम किसका होता है, पोएट का होता है। तो ये पॉइंट नंबर 4, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पोएट अकॉर्डिंग टू एस.टी. कॉलेज।
तो आपके सामने चारों पॉइंट लिखे हैं, ये ध्यान देना, एक एक चीज समझना, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना। इस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पोएट का पावर क्या है, तो ये भैया जी ऑब्जर्वेशन हो गया, इमेजिनेशन हो गया, जजमेंट हो गया और इमोशनल डेप्थ हो गई। ये बेसिकली किसके हैं, पोएट्स का पावर से। तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया बस। है पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके कोटेशंस जो हमारे एग्जाम में सीधे आएंगे, उनको देख लो फटाफट। देखो यहाँ पर लिखा है, द प्राइमरी इमेजिनेशन आई होल्ड टू बी द लिविंग पावर एंड अ प्राइमरी एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल द एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन, किसको बोला है इनमें से कौन सा मतलब एक टर्म है जिसके लिए ये एसटी कॉलेज जी ने बोला है कि एक एजेंट है सभी प्रकार के ह्यूमन परसेप्शन का। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भैया जी, ये आपका क्या है, यहाँ पहले बोल दिया गया, ये है प्राइमरी इमेजिनेशन, ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्राइमरी इमेजिनेशन ही क्या है भैया जी, लिविंग पावर है ये पॉइंट नंबर 2, ठीक है। एंड एज अ रिपीटेशन इन द फाइनाइट माइंड ऑफ द इटर्नल एक्ट ऑफ क्रिएशन इन द इनफाइनाइट आई एम, कि मतलब मैं क्या हूं उसके बारे में बताना ही इसका काम है, प्राइमरी इमेजिनेशन का, ठीक। ये चैप्टर नंबर आपका कितना है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डिफाइंस प्राइमरी इमेजिनेशन एज अ यूनिवर्सल क्रिएटिव पावर। तो यानी कि यूनिवर्सल क्रिएटिव पावर बोला क्योंकि ये किसके पास में होगा, ठीक, कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल, शुरुआत में बता दिया था, सबके पास में होगा, ठीक। ये चैप्टर नंबर कितने में है, 13 में है, याद रखना। ये सेकेंड इमेजिनेशन भी आपकी किसमें है, 13 में है, ये बता ही दिया था फटाफट। अब फैंसी क्या है ये भी आपको देख लेना है कि फैंसी, एक मिनट पीछे भी कर दें, ये डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी कि द सेकेंड इमेजिनेशन कंसीडर एन इको ऑफ द फॉर्मर कोएग्जिस्टिंग विद द कॉन्शियस विल। तो ये लाइन अब आएगी तो आप आराम से इसको पकड़ लेंगे, इसमें कुछ खास ज्यादा है नहीं। ये है कि फैंसी इज इंडीड नो अदर देन अ मोड ऑफ मेमोरी, ठीक है। फैंसी क्या है, बेसिकली एक मोड ऑफ मेमोरी है, ये ध्यान रखना है, इमेंसिपेटेड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ टाइम एंड स्पेस, ठीक है, जो कि टाइम और ऑर्डर से एकदम आजाद होती है, इसे टाइम और ऑर्डर पर मतलब टाइम और स्पेस का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता फैंसी के ऊपर, ये ध्यान रखना है। आगे ये पोएट के बारे में बोला गया है, द पोएट डिस्क्राइब्स इन एन आइडल परफेक्शन ब्रिंग्स द होल सोल ऑफ एन मैन इनटू एक्टिविटी, ठीक। ये सब चीजें किसमें बोली गई हैं, चैप्टर नंबर ये 14 में, ठीक, ऑन पोएट, ये मैंने शुरुआत में बताया था आपको। अब ये लाइन मैंने शुरुआत में बताई थी कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर, ये एसटी कॉलेज का डेफिनेशन है, ये आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अ पोएम इज दैट स्पेसीज ऑफ कंपोजिशन, तो ये बता दिया है। बस ये शुरुआत की लाइन याद रखो, नीचे वाली तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, नीचे वाली कोई पूछी ही नहीं जाएगी, इतना आ सकता है, ऊपर वाला ये कोटेशन है इंपॉर्टेंट वाले, ये अब देख रहा हूँ। और यहाँ पर देख लेते हैं भाई, ऑन ट्रूथ एंड प्लेजर, द अल्टीमेट एंड ऑफ क्रिटिसिज्म इज मच मोर टू एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग देन टू फर्निश रूल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया जी है, क्योंकि क्रिटिक में आपके मैथनोल्ड जी भी हैं, टी.एस. इलियट जी हैं, जॉनसन जी भी हैं, तो कहीं से भी आ सकता है, वर्ड्सवर्थ जी भी हैं। तो आपसे ये आ सकता है कि किसने बोला, हु सेड अबाउट द क्रिटिसिज्म दैट द अल्टीमेट एंड ऑफ अ क्रिटिसिज्म मच मोर टू एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग देन टू फर्निश द रूल्स। मतलब रूल के बारे में नहीं बताना, बल्कि राइटिंग कैसे बढ़िया कर सकते हैं तो उसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। हाउ टू पास द जजमेंट ऑन व्हाट हैज बीन रिटन, किस तरीके से जजमेंट पास करें जो चीज लिख गई है। तो ये बात किसने बोली है, एसटी कॉलेज महोदय जी ने बोली है, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो, और यहां पर इतना देख सकते हैं कि डिफाइंस द गोल ऑफ क्रिटिसिज्म एज अ प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग नॉट द मैकेनिकल जजमेंट। और बाकी क्रिटिक्स का रोल क्या है उसके ऊपर बोला गया है कि द बेस्ट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन लैंग्वेज प्रॉपरली सो कॉल्ड इज ड्राइव फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑन द एक्ट ऑफ द माइंड इटसेल्फ। चलो ये इतना नहीं है, लैंग्वेज रिचनेस कम्स फ्रॉम द सेल्फ रिफ्लेक्टिव ह्यूमन थॉट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
कि लैंग्वेज की जो रिचनेस है बेसिकली कहाँ से आती है, वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव ह्यूमन थॉट से होती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा आप लिखेंगे, जैसा महसूस करते हैं वैसे ही आप देंगे, ठीक है। और उसी के आधार पर कितना अच्छा आपका वर्क बनता है, उसमें लैंग्वेज में कितनी रिचनेस आती है, वो डिपेंड करती है। तो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नंबर याद रखना 7887265377, या फिर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जो नंबर हैं उनसे आप संपर्क करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद।